तेरे जाने के बाद। अफसाना। अफसाना निगार M.R. चिश्ती। ये अफसाना सिर्फ एक अफसाना नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं से ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक ज़माने तक इस अफसाने को छुपाने के बाद आज मैं इसे मंज़र आम पर ला रहा हूँ। आज 10 साल बाद मुझे इस गांव में आने का इत्तेफाक हुआ था। दिल में अजब तरह के ख्यालात आ रहे थे। रूही की सूरत आंखों में गर्दिश कर रही थी। मैं पिछले दिनों की याद में खो गया। 10 साल पहले मैं इस गांव में पढ़ने के लिए आया था। मेरे भैया इसी गांव जाला में सरकारी स्कूल के टीचर थे। यहाँ आने से पहले मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं पहली बार अपने गांव से सैकड़ों मील दूर आया था। शुरू में जाला बहुत खूबसूरत लगा, मगर जैसे जैसे मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, मुझे घुटन सी होने लगी। अक्सर घर की याद आती, मैं तड़प जाता। दिल करता उड़कर अपने गांव पहुंच जाऊं। फिर से गांव की गलियों में मेरे कदमों की आवाज़ गूंजे। फिर खेतों की पगडंडियों पर दौड़ूं, लड़खड़ाऊं और नर्म गेहूं की फसलों पर गिर पड़ूं। मेरे भैया ने मेरी कैफियत जानकर एक दूसरे स्कूल में मेरा नाम लिखा दिया। यह स्कूल वहाँ से 3 मील दूर एक कस्बे में था। वहाँ काफ़ी चहल पहल रहती थी। मैं हर रोज़ अपनी छोटी सी साइकिल से स्कूल आने जाने लगा। जाला से इस स्कूल में आने वाले कई और बच्चे बच्चियाँ भी थीं, जो सड़क के बजाय पगडंडी से होकर यहाँ पहुँचते। इस तरह स्कूल की दूरी भी घट जाती। उस रात काफ़ी बारिश हुई। सुबह मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। मैं तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। कुछ ही दूर आगे गया था कि किसी ने आवाज़ दी, कमाल। मैंने मुड़कर देखा। मेरे क्लास की एक लड़की एक छोटी सी पगडंडी से होकर तेज़ी से सड़क की तरफ आ रही थी। आगे रास्ता बहुत ख़राब है, लगता है सड़क से ही जाना पड़ेगा। क्या तुम अपनी साइकिल पर ले चलोगे? उसने बड़े भोलेपन से कहा। तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं? मैंने उसके आसपास देखते हुए पूछा। आज स्कूल जाने का किसी का इरादा नहीं। मैंने सोचा कि घर पर बैठने से अच्छा स्कूल चली जाऊं। हाँ, ठीक ही सोचा। अच्छा, अब बैठो, मैंने कहा। वह साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। जानते हो, वह फिर बोल उठी, कल सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। सब कौन? और मेरी तारीफ? मैंने पूछा। हाँ, मेरे घर वाले बोल रहे थे तुम बहुत अच्छे हो, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, बस अपनी पढ़ाई से मतलब है। अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? उसने मुझे हंसता देखते हुए कहा। तुम मुझे भी अच्छे लगते हो। वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था। उस वक्त हम दोनों की उम्र 12 साल थी। भला इस उम्र में लफ्ज़ों की पहचान कैसे करता? दोनों सारे रिश्तों से अनजान सफ़र तय करते रहे। मेरी अच्छी दोस्त बन गई। मुझे नहीं पता मैं रिश्ते को क्या नाम दूं, मगर वो धीरे धीरे मेरी रूह में समा गई थी। अब वो क्लासरूम में भी मेरे साथ बैठती। उस वक्त उस प्राइमरी स्कूल में सारे बच्चे फर्श पर ही बैठते थे। कुछ बच्चे घर से दरी ले आते, कुछ नंगे फर्श पर ही बैठते। मैं भी नंगे फर्श पर ही बैठा करता था, मगर बाद में रूही के कहने पर उसके साथ उसकी दरी पर बैठना शुरू कर दिया। मैं भैया के साथ ही रहता था। रूही के परिवार वालों से उनकी काफ़ी बनती थी। अक्सर रूही घर से फल मिठाइयाँ लाती रहती। मैं कभी कभी रात में टीवी देखने उसके घर जाता। मुझे याद है, हम दोनों एक ही कुर्सी पर बैठते। एक बार स्कूल जाते हुए मैं साइकिल से गिर गया। मेरे टिफ़िन का सारा चावल सड़क पर बिखर गया।
आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगे। मैंने जल्दी से टिफ़िन बंद किया, साइकिल उठाई और आगे बढ़ गया। टिफ़िन की घंटी लग चुकी थी। मैं एक कोने में खड़ा बच्चों को इधर उधर दौड़ते हुए देख रहा था। तुम्हें आज खाना नहीं खाना? अचानक रूही पीछे से आकर बोली। उसके हाथ में मेरा टिफ़िन था, जो कि क्लासरूम में ही छोड़ आया था। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैंने बहाना बनाया। क्या आज फिर घर की याद आ रही है? उसने मेरी चुटकी ली। मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो मेरा हाथ खींचते हुए उस पेड़ के नीचे ले आई जहां हम लोग खाना खाते थे। जैसे ही उसने मेरा टिफिन खोला, अवाक रह गई। सिर्फ सब्जी, चावल कहाँ है? वो हैरान होते हुए बोली। मैंने सारी बातें बता दी। तो क्या हुआ, मेरा टिफिन है ना? मैं 3 रोटियां लाई हूँ, 2 तुम खा लो, 1 मैं खा लूँगी। टिफिन खोलते हुए वो बोली। मैं उसके भोलेपन पर हंस दिया। वो अक्सर कहती कि 3 रोटियों में मेरा पेट नहीं भरता, मगर मम्मी यह सोचकर ज़्यादा रोटियां नहीं देती कि मैं मोटी हो जाऊंगी। मेरी जिद पर उसने 1.5 रोटियां खाईं। दिन गुजरते गए। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, कमाल, अगले महीने मेरी आपी की शादी हो रही है। तुम मेरे घर पर ही रहना, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। मगर अगले महीने गर्मी की छुट्टी में मैं गांव चला जाऊंगा। वो एकदम उदास हो गई। क्या रुक नहीं सकते? नहीं, मुझे माँ की बहुत याद आती है। भाई बहनों को देखने का दिल करता है। मैंने दूर उड़ते हुए चिड़ियों को देखते हुए जवाब दिया था। वो कुछ कहे बगैर चली गई। गर्मी की छुट्टी में घर जाने से पहले मैं उससे मिलने उसके घर गया था। कल तुम जा रहे हो? उसने उदास लहजे में कहा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जल्द ही लौट आऊँगा। धीरे धीरे उसकी पलकों के गोशे भीगने लगे। न जाने क्यों मैं भी खुद को न रोक सका। अगले दिन मैं अपने गांव आ गया। रास्ते भर उसके खोने का दुख और गांव आने की खुशी में उलझा रहा। गांव आने पर मैं काफ़ी हद तक उसे भूल गया। माँ बाप की मोहब्बत और भाई बहनों और दोस्तों का साथ। जिंदगी फिर पुरानी राह पर आ गई। खुले आंगन में बैठकर जब भी हम बातें करते, कभी कभी रूही का जिक्र भी आ जाता। मगर मैं बेताब नहीं होता। खोने का एहसास तब होता है जब इंसान तन्हाई महसूस करता है। मेरी दुनिया में तो शोर ही शोर था। गांव की गलियों में फिर मेरे कदमों की आहटें गूंजा करती थीं। बागों में दोस्तों की खिलखिलाहट बिखर रही थी। मैं बहुत खुश था। छुट्टी खत्म हो गई। यह दिन कैसे बीत गया पता न चला। फिर मुझे अपने प्यारे गांव को छोड़कर जालां जाना था। इस बार गांव छोड़ने का बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगा मैं अपनों से दूर किसी पिंजरे में कैद होने जा रहा हूँ, जहाँ माँ बाप की मोहब्बत को तरसूंगा, भाई बहनों की सूरत देखने को तड़पूंगा। अब कोई पैर नहीं दबाएगा, न बहलाकर खाना खिलाएगा। मैं उदास मन से जालां आ गया। उस रात मैं भैया की स्कूल की छत पर खड़ा दूर बादलों के बीच फंसे चांद को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरी आंखें बंद कर दी। रूही, मैं बेख्तियार बोल उठा। वो मेरे सीने से लग गई। वो कुछ बोलती ही रही, मैं सुनता रहा। चलो, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं। आज का खाना मेरे घर ही खाना है। बहुत देर के बाद उसने मुंह उठाकर कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसके साथ उसे घर आ गया। यहाँ उसकी मम्मी ने बताया कि मेरे जाने के बाद वो अक्सर मेरी ही बात करती। इसी बीच उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। कल ही वो बिस्तर से उठी है। शादी के दिन तो बिल्कुल ही खामोश थी। अगले ही दिन से स्कूल जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उसकी ज़िंदगी में बहार आ गई, मगर मैं अपने गांव को भूल ना पाया। वो अक्सर मेरी उदासी का सबब पूछती। मैं उसे सच बता दिया करता। वो मुझे समझाती। तुम चले गए तो मैं कैसे रहूँगी? एक दिन उसने कह दिया। क्या मतलब? मैंने उसकी आंखों में झांका। मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लाख कोशिशों के बाद भी वहाँ मेरा दिल न लगा। और
और एक दिन भैया ने भी मजबूर होकर मुझे गांव वापस जाने की इजाज़त दे दी और गुस्से में ये भी कह दिया कि यहाँ फिर लौटने का सोचना भी मत। मैं उनके एक दोस्त के साथ अपना बैग थामे बस स्टैंड की तरफ जा रहा था कि मुझे स्कूल नज़र आया। आखिरी बार रूही से मिल लेने की ख्वाहिश जागी। जब रूही ने देखा तो चौंक गई। आज इतनी देर से? और ये बैग? रूही, मैं घर जा रहा हूँ। कब लौटोगे? कभी नहीं। क्या? उसे तेज झटका लगा। वो गौर से मुझे देखने लगी। स्कूल के सारे टीचर्स आ गए, बच्चे मेरे पास जमा हो गए। इस बीच मैंने रूही के दरी की तरफ देखा। वो बेचारी मेरे बैठने की जगह छोड़े हुई थी। क्या तुम सचमुच जा रहे हो? रूही ने कहा। हाँ। मैं वहाँ से निकल आया। जाते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। रूही स्कूल की दीवार से लगी मुझे ही देख रही थी। बार बार आंसू पोंछने के लिए उसके हाथ आंखों तक जाते और मैं ओझल हो गया। एक दुनिया ओझल हो गई। आज मुझे लगता है कि मैं उस दिन ओझल होकर किसी की जिंदा तमन्नाओं को बेदर्दी से कब्र में दफना दिया था। मैं घर आ गया। कुछ डांट तो सुननी पड़ी, मगर ये मेरी खुशी के आगे काफ़ी कम थी। उस रात मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ गया। मैं दरवाजे पर लेटा हुआ था, न जाने कब आंख लग गई। मैंने अजीब सपना देखा। मैं जालां से घर की तरफ आ रहा हूँ। स्कूल में रूही मिली है। वह दीवार से लगी मुझे जाता हुआ देख रही है। मैं ओझल हो जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस लौटता हूँ तो देखता हूँ रूही छुट्टी मांगकर घर जाती रहती है। पगडंडी पर मैं उसे पकड़ लेता हूँ। वो हैरत से देखती है, फिर अपने बैग से एक चाकू निकालकर मुझे देती है। मार दो मुझे, घुट घुट कर जीने से अच्छा है मुझे मार दो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर भुला ना पाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत। तभी अचानक मेरी नींद टूट गई। दूर कहीं से लाउड स्पीकर से गाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि रूही की आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। मैं बेकरार हो गया। फिर जहन में एक शोला सा उभरा। रूही कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं करती? मैंने फिल्मों में जो देखा था वो सीन याद आने लगा। मैं उठकर टहलने लगा। क्या मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा हूँ? मोहब्बत क्या है? पता नहीं। कैसे होती है? मालूम नहीं। मैं अपने आप से सवाल जवाब करने लगा। मोहब्बत में तो लोग। अचानक एक ख्याल आया। नहीं, हमने मोहब्बत नहीं की। हमने सिर्फ एक दूसरे को चाहा है। यही चाहत तो मोहब्बत है। हम एक दूसरे के दुख में तड़पे हैं, बस यही तड़प तो मोहब्बत है। बस कभी कभी उसके लिए बेकरार हुए हैं, यही बेकरारी तो मोहब्बत है। हमें उससे मोहब्बत नहीं है, ये झुठलाना ही तो मोहब्बत है। मैं अपने आप से उलझता रहा। सवाल कई थे, मगर जवाब एक, सिर्फ एक। मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ा था। उसके बगैर रहना मुश्किल था और उसकी तरफ जाना नामुमकिन। दिन तेजी से गुजरते गए। मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा। उसका गम के आईने पर धीरे धीरे गुबार पड़ने लगे। अब तो वो याद भी कम ही आती। इसी बीच मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। उसने मेरे घर कार्ड भेजा था। मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए अपने गांव जाना कम ही होता था। घर वालों के कहने के बावजूद मुझे उसके शादी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ अपने लोग गए, जिनसे पता चला कि उसका शौहर दुबई में रहता है, और ये भी मालूम हुआ कि उसने इस मौके पर मुझे ढूंढा भी, मेरे बारे में पूछा भी। फिर कहानी जैसे ख़त्म हो गई।
आज 15 साल बाद मैं फिर उसी गांव में था। वही छत थी जहां कभी रूही ने मेरी आंखें मूंदी थी। वही सब था, मगर एक अलग रंग में। मैं स्कूल की छत से रूही के घर को आसानी से देख रहा था। अब तो रूही की शादी को भी 3 साल हो गए थे। मुझे यहाँ 3 दिन रुकना था। कल एक ख़ास काम से करीबी शहर जाना था, इसीलिए मैंने ये सोचकर फैसला लिया था कि भैया से भी मुलाकात हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। यह दिमाग में नहीं था कि रूही को देख लूँगा। हाँ, यहाँ से जुड़ी कई पुरानी यादों ने झिंझोरा ज़रूर था। रात में भैया ने जब बताया कि रूही की अम्मी मुझे बुला रही हैं, तो मैं अंदर तक कांप गया। मुझे पता था रूही आजकल यहीं है, मैं उसका सामना कैसे करूँगा, मगर अंदर से खुशी का कोई तार भी झंझना उठा। मैं तैयार होकर रूही के घर पहुँच गया। पहले की तरह उसकी माँ ने मुझे अंदर बुला लिया। अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मेरे सलाम का जवाब देकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, कल रूही ससुराल जाने वाली है। फिर उधर उधर की बातें होने लगी। मैं हर आहट पे चौंक उठता, लगता कि रूही आ गई है। और वो आ गई। मैं उसे देखता रहा। मुझे उसकी मम्मी का भी ख्याल नहीं रहा। वो सलाम करके एक तरफ बैठ गई। कैसे हैं आप? उसकी प्यारी आवाज़ गूंजी। आप? तुमने मुझे आप कहना शुरू कर दिया। रूही और उसकी मम्मी दोनों हंसने लगे। जवान होकर तो वो और भी खूबसूरत हो गई थी। सब कुछ बदल चुका था, सिवाय उसकी आंखों के। मैं एक ज़माने बाद उसकी आंखों में डूबने लगा। इसी दरमियान रूही की मम्मी चाय बनाने चली गई। हम दोनों तन्हा रह गए। क्या बचपन का पुराना दिन याद है? मैंने सवाल किया। आपके खाली टिफिन को कैसे भूल सकती हूँ? वो हंसते हुए बोली। मैं भी हंस दिया। बातों बातों में पता चला कि उसके शौहर साल में एक बार 2 महीने के लिए आते हैं। अभी वो एक बेटे की माँ है। शौहर उसे बहुत चाहते हैं। मम्मी नहीं आई? मैंने अचानक पूछा। चाय बनाने में इतनी देर तो नहीं लगती? चली गई होंगी पड़ोस में, उनकी एक बचपन की सहेली आई हुई है ना। वैसे क्या आपको चाय पीने की जल्दी है? नहीं तो, मैं झट से बोल पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि वह आज भी मुझे चाहती है। जब मैं कहीं और देखता तो वो गौर से मुझे देखती रहती, फिर जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ता वो पलकें झुका लेती। मैं अपने पास खड़े आदमकद आईने का भरपूर फायदा उठाने लगा। वो समझी मैं कहीं और देख रहा हूँ, इसलिए वो गौर से मुझे देखती रही। जैसे ही उसकी नज़र आईने पर पड़ी, शर्मा गई। मैं भी मुस्कुराने लगा। रूही, एक बात पूछूं? पूछिए, उसने धीरे से कहा। मेरे जाने के बाद क्या हुआ? वो चौंक गई। उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा कि उसकी आंखों की झील में तेज लहरें उठ रही हों। आंखों का किनारा भीग गया। वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं बैठा रह गया। कुछ देर बाद जब वो चाय लिए अंदर आई तो उसकी मम्मी भी साथ थी। मैं इधर उधर की बातों में उलझा रहा। मैं बच्चों के लिए कुछ ला नहीं पाया था, इसलिए पर्स से कुछ रुपए निकालकर उसे दिए कि मेरी तरफ से अपने बच्चों को दे देना। फिर चला गया। रात भर नींद नहीं आई। मैं कमरे से निकलकर छत पर आ गया। चांद रूही के घर के ऊपर मुस्कुरा रहा था। फिर दूर कहीं से गाने की आवाज़ सुनाई दी। गाने ने मुझे मदहोश कर दिया। यूं ही छत पर टहलने लगा। तभी एहसास हुआ कि रूही की छत पर भी कोई टहल रहा है। कहीं ये रूही तो नहीं? फिर जैसे यकीन हो गया, हाँ ये रूही है। इसे मेरे रहते नींद कैसे आ सकती है? वक्त कैसे गुजर गया पता न चला। पूरब में सफ़ेदी फैलने लगी थी। अजान की आवाज़ के साथ ही
दोनों चांद छुप गए। यह किस्मत ही थी कि अगले दिन फिर हमारी मुलाकात बस में हो गई। बस में काफ़ी भीड़ थी। एक ही सीट पर मुझे और रूही को बैठना पड़ा, जबकि उसके देवर को कंडक्टर ने ड्राइवर के केबिन में जगह दी। मैंने रूही के बेटे को अपने गोद में बिठा लिया। जल्द ही वो मुझसे घुल मिल गया। बस अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद रूही मेरे कांधे पर सर रखकर सो गई। उसके बदन के लम्स में मैं भी खो गया। मैंने जी भर के उसे देखा। फिर पुरानी बात याद आ गई। अरे, तुम्हारी पेशानी पर क्या हुआ? एक दिन मैंने उसकी पेशानी पर जख्म कर पूछा था। कल तुम्हें बुलाने आई कि रास्ते में गिर गई? वो चहककर बोल उठी थी। ये निशानी अभी तक उसकी पेशानी पर थी। मैं उसे चूमने को बेताब हो गया। वो खिड़की के पास बैठी थी। मैंने बाहर देखने के बहाने उसे चूम लिया। उसने आंखें खोली, फिर बंद कर ली। जख्म जो आपकी इनायत है, इस निशानी को नाम क्या दे हम? प्यार दीवार बन के रह गया है, इस कहानी को नाम क्या दे हम? फिर मैंने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और चूमने लगा। अचानक मेरी आंखों के आवारा आंसू उसके हाथ पर गिर गए। वो जाग गई और मुझे गौर से देखने लगी। आपने पूछा था ना कि आपके जाने के बाद क्या हुआ? उसने मुझे देखते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सोने का बहाना कर रही थी। हाँ, मैंने कहा। आपके जाने के बाद मेरी दुनिया वीरान हो गई। कई कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती। कहीं ये उम्मीद थी कि जब जाला की गलियों में अंधेरा उतरेगा और खिड़की में दिए झिलमिलाएंगे तो आप ज़रूर आएंगे। कहीं ये आस थी कि दूर जाने वाली बस लौट कर आ जाती है। वक्त आपका हाथ पकड़कर मेरे पास लौटा देगा। मैं सोचती थी कि किसी आंगन की दीवार इतनी ऊंची नहीं हो सकती जो मेरे कमाल को रोक दे। मैंने अपनी शादी के एक दिन पहले तक आपका इंतज़ार किया। मैं समझी थी कि मेरे इंतज़ार के सामने दिन रात छोटे हो जाएंगे, मगर दुनिया के रस्म ने मुझे बांध दिया। आप तब आए जब यह शम्मा बुझ गई। अगर मैं तुम्हारी शादी के पहले आ जाता तो? मैंने उसके हाथों को चूम कर कहा। मुझे अब कुछ नहीं पता। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। बस को आगे जाना था, मगर मेरी मंजिल आ गई थी। मैं आगे जाना चाहता था। कहाँ तक? जहाँ तक किस्मत ले जाती। मगर फिर भी तो जुदा होना ही था। बस के रुकते ही उसका हाथ अपने हाथों से अलग किया और खड़ा हो गया। वो मुझे देखती रही। मैं उतर आया। यहाँ बस को 10 मिनट रुकना था। मैं ऐसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहाँ से उसे देख सकूं। खाली सीट पर उसका देवर बैठ चुका था। रूही ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, मुझ पर नज़र पड़ गई। वो भी मुझे देखने लगी। 10 मिनट बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं दीवार से लगा देखता रहा। पहले रूही, फिर पूरी बस आंखों से ओझल हो गई। यूं लगा मेरी रूह बस में ही रह गई हो। वक्त दोहरा गया था। पहले मैं ओझल हुआ था, आज रूही ओझल हो गई थी। मगर मैंने तो मुड़ के देखा था। मैं कमज़ोर ज़ात कैसे मुड़ती? जहन में आधी चलने लगी। पुरानी बातें याद आने लगी। रूही दौड़ रही थी। मैं उसके पीछे उसे पकड़ने को दौड़ रहा था। कुछ आगे जाकर मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया ना? मैंने हंसते हुए कहा था, अब तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। ना बाबा ना। क्यों? मैं लड़की हूं ना। कभी उसके इस जवाब से स्कूल के सारे बच्चे बच्चियां हंसने लगे थे और आज मैं यही बात याद करके रो रहा था।